सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान सलीम अव्वल के दौर की दास्तान खदंग उस्मानी किस्त नंबर 21। अरसलान ने सोए हुए बने रहने की कोशिश की मगर औरत को धोखा देने में नाकाम रहा। औरत ने कहा, उस्ताद अरसलान, अब ज़्यादा बनने की कोशिश ना करें, हमें आप दोनों की बाबत सब कुछ मालूम हो चुका है। मैं भी जानती हूँ और रुबाबा भी। शायद कुछ देर बाद सुल्तान मिस्र के आदमी आप दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। अब उस्ताद अरसलान के लिए पड़े रहना नामुमकिन हो गया था। फौरन उठकर बैठ गया और खौफ और हैरत की मिलीजुली कैफियत से औरत को देखने लगा। पूछा, उस्ताद अरसलान, तू क्या कह रही है? मैं तेरी बात नहीं समझा। औरत ने जवाब दिया, मेरी बात आपकी समझ में आए या ना आए, मगर आप दोनों की बातें हमारी समझ में बिल्कुल आ चुकी हैं। आप उस्ताद अरसलान हैं, यानी जरी तंजीम के एक लायक फाइक उस्ताद। जिक्रिया आपका शागिर्द है, बस इससे ज़्यादा जानना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं। उस्ताद अरसलान ने कमज़ोर लहजे में कहा, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। ज़रूर किसी ने तुझको बरगलाया है। औरत ने जवाब दिया, वैसे रुबाबा और मैं दोनों यही चाहते कि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंस जाओ, मगर जिस तरह तुम दोनों अपने सुल्तान के नमकखार हो, इसी तरह रुबाबा और मैं दोनों ही अपने सुल्तान के वफादार और नमकखार हैं। तुम दोनों में पहचान नहीं सके, जबकि हमने तुम्हें खूब पहचान लिया। अब उस्ताद अरसलान का तजाहल आरफाना से काम मिलना नामुमकिन हो चुका था। वो सुल्तान कानसूबा के फंदे में फंस चुका था। वो हैरत ज़दा था कि रुबाबा किस तरह सुल्तान मिस्र की मुखबर हो सकती है। इसे तो वाली हरान ने अज़राह करम बतौर इनाम जिक्रिया के हवाले कर दिया था, लेकिन फिर इसके शूर और इल्म ने इसे मुतल्ला किया कि वाली हरान ने रुबाबा को मुखबरी के लिए इन दोनों के हवाले कर दिया गया होगा। अब वो बाजी हार चुका था और ममलूक सुल्तान कानसूबा इसको शिकस्त दे चुका था। रही सही कसर शाह ईरान के वफ़द ने पूरी कर दी थी। वो औरत को चोर नज़रों से देखने लगा, झुटलाने की आखिरी कोशिश की। औरत, तू मालूम नहीं क्यों बहकी बहकी बातें कर रही है? मालूम नहीं किस उस्ताद अरसलान की बात कर रही है तू? जिक्रिया मेरा शागिर्द नहीं बेटा है, हम दोनों सयाह हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। औरत ने जवाब दिया, उस्ताद अरसलान, आप जो कुछ कह रहे हैं बस यही कहते रहें। हमें जो कुछ कहना था कह दिया। अन करीब आपको सुल्तान के रूबरू पेश कर दिया जाएगा। वहाँ भी आप अपनी बात पर अड़े रहें, यहाँ तक कि आप दोनों मुश्तबा हो जाएं और कुछ दिनों के लिए आप दोनों को ज़िंदगी मिल जाए। आप दोनों इस वक्फे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अरसलान की अकल ने जवाब दे दिया था। वो बौखलाहट में उठा और जिक्रिया के पास पहुँच गया। अरसलान ने इसको आवाज़ दी और जब वो अरसलान से मिला तो अरसलान ने सरगोशी में कहा, जिक्रिया गज़ब हो गया, हम दोनों पहचान लिए गए हैं, बताओ अब हम क्या करें? जिक्रिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, मुझको भी सारी बातें मालूम हो चुकी हैं। मैंने रुबाबा पर एतबार करके बड़ी गलती की। मैंने मोहब्बत के जोश में इसको सब कुछ बता दिया था जो नहीं बताना चाहिए था। मुझको ये बात कहाँ तक छुपानी थी, अफसोस के पहले नहीं जानता था। उस्ताद अरसलान ने चूक कर पूछा, तो सारी बातें तूने खुद ही रुबाबा को बता दी थी? जिक्रिया ने सर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, मैं आपका और सुल्तान का गुनहगार हूँ। उस्ताद अरसलान हाथ मलने लगा, हाय ये तूने क्या कर दिया? अफसोस कि मैं तुझको अपने साथ ना लाता, या काश ना लाया होता, इस मुसीबत में ना फंसता। लेकिन इस वक्त अरसलान और जिक्रिया को सुल्तान कानसूबा के आदमियों ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को बांधकर किले के किसी हिस्से में डाल दिया गया, एक ऐसी तंगो तारीख जगह पर जहाँ हवा का भी गुजर ना था। कई दिन बाद इन दोनों को ममलूक सुल्तान कानसूबा की खिदमत में पेश कर दिया गया। सुल्तान ने इन दोनों को कहर की नज़रों से देखा और बतौर ख़ास उस्ताद अरसलान को मुखातिब किया, मुझे मालूम हो चुका है कि तू तुर्क फरमा रवा की तारीफ क्यों किया करता था। अरसलान ने हटाई से जवाब दिया, हमारी बाबत सुल्तान को जो कुछ भी बताया गया है गलत है। हम दोनों बाप बेटे और महज सयाह हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। सुल्तान ने कहा, उस्ताद अरसलान, मुकरने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अफसोस के तरह सुल्तान सलीम देर बकर से चल चुका है और वो अनकरीब हलब के शुमाली मैदान में पड़ाव डाल देगा। मैं उस वक्त तक तुम दोनों को जिंदा और कैद में रखूंगा जब तक कि हमें मैदान जंग के नताइज न मालूम हो जाएं। सुल्तान सलीम को शिकस्त देने के बाद तुम दोनों पर मुकदमा चलेगा और तुम मुस्तहिक के सजा से खुद को नहीं बचा सकोगे। अरसलान के लिए बड़ी उम्दा खबर थी। इसके आका सुल्तान सलीम की आमद का असली मतलब यह था कि हलब सुल्तान कानसूबा के हाथ से निकल गया, क्योंकि सुल्तान सलीम के पास बंदूकें भी थी और तोपखाना भी। ममलूक सुल्तान अपनी तलवारों से बंदूकों और तोपों का क्या मुकाबला करेगा और कब तक जंग करेगा? सुल्तान कानसूबा इन दोनों को कहर की नजर से देख रहा था, मगर अरसलान और जिक्रिया ज्यादा परेशान नहीं थे। कई दिन बाद असर के वक्त सुल्तान सलीम और सनान पाशा अपने अपने लश्करों के साथ हलब के शुमाल में 12 मील दूर मुरब्बिज दाबिक में दाखिल हो गए। यहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र थी,
سلطان اور سنان پاشا نے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی قبر پر حاضری دی۔ یہی بنو امیہ کے مشہور خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کی بھی قبر تھی۔ سلطان نے سنان پاشا کے ساتھ اموی خلیفہ کے مزار پر بھی حاضری دی اور قبر کی پائیتی پر کھڑے ہو کر کہا، سلیمان، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی پدر بزرگوار کی قبر بھی مرج دابق میں ہے اور اموی خلیفہ سلیمان کی قبر بھی اسی جگہ ہے۔ گویا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ہی جگہ دفن ہے۔ دابق کی چراگاہ میلوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ عربی میں چراگاہ کو مرج کہتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو مرج دابق کہتے ہیں۔ ترکوں کے سامنے جنوب میں حلب تھا۔ وہ خوش تھے کہ اب انہیں حلب میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ اسی جگہ سنان پاشا کا ایک مخبر جو حلب میں تاجر کے روپ میں مقیم تھا، بچتا بچاتا چھپتا چھپاتا مرج دابق پہنچ گیا اور یہ خبر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا کہ استاد ارسلان ذکریہ کو سلطان قانسوہ نے قید کر دیا ہے، کیونکہ اس کو کسی طرح سے بات معلوم ہو گئی تھی کہ دونوں باپ بیٹے سیاہ نہیں۔ سلطان بہت برہم ہوا اور اس نے غصے میں کہا، یقیناً اس میں ذکریہ کی کوتاہیوں کا ہاتھ ہوگا، ورنہ ارسلان ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور ہوشیار شخص ہے۔ سلطان نے سنان پاشا کے مخبر سے پوچھا، ارسلان ذکریہ کو آخر پہچانا کس طرح گیا؟ مخبر نے جواب دیا، سننے میں آیا کہ ذکریہ کو کسی شہر کے والی نے بطور نذرانہ ایک کنیز بخش دی، بس وہی کنیز بعد میں سلطان قانسوہ کی مخبر ثابت ہوئی۔ گویا اس گھر کو گھر کے ہی ایک چراغ نے جلا دیا۔ سلطان نے سنان پاشا سے کہا، سنان پاشا، ذکریہ پر سختی کی ضرورت ہے، اس کو لڑکیاں برباد کر دیں گی۔ یہ استاد ارسلان کو کیا ہو گیا جو وہ ایک خام شاخ کو اپنی مرضی سے جھکا نہیں سکا؟ پھر یکایک موضوع بدل دیا۔ سنان پاشا سے کہا، اور ہاں، سلطان قانسوہ کو مطلع کر دو کہ میں اپنے ان سفیروں کو واپس لینے آیا ہوں جنہیں بلا وجہ قید خانوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ سنان پاشا نے مؤدبانہ جواب دیا، ہمارے آدمی حضور کا یہ پیغام لے کر جا چکے ہیں، شاید ہمیں پرسوں تک اپنے مراسلے کا جواب بھی مل جائے گا۔ سلطان کو یہ چراگاہ بہت پسند آئی۔ اس نے کہا، اے کاش یہاں میں مستقل رہ سکتا۔ ترکوں کو مویشی چراگاہ پر پل پڑے اور بے قراری سے چراگاہ میں منہ مارتے پھر رہے تھے۔ چراگاہ سے متصل کھلے میدان میں آنن فانن خیموں کا ایک عظیم الشان شہر آباد ہو گیا۔ سلطان سنان پاشا کو اپنے ساتھ لے کر ادھر ادھر نکل جاتا اور مقامی لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہتا۔ دوسرے دن وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار سلطان قانسوہ کی فوج کا معائنہ کرنے لگے جو ان کے عین مقابل حلب کے شمالی دروازے پر جمع ہو رہی تھی۔ جب یہ دونوں حلب کے شمالی دروازے پر نظریں جمائے کچھ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کئی سواروں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ سلطان اور سنان پاشا کے قریب پہنچے تو ان دونوں نے پہلی نظر میں انہیں پہچان لیا۔ یہ وہ سفیر تھے جو عرصے سے سلطان قانسوہ کی قید میں تھے۔ سلطان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سنان پاشا سے کہا، سنان پاشا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تو بھی دیکھ رہا ہے؟ سنان پاشا نے مؤدبانہ عرض کیا، حضور کیا دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں، لیکن شاید وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو یہاں کی ہر آنکھ دیکھ رہی ہے۔ میں اپنے سامنے ان سفیروں کو دیکھ رہا ہوں جو عرصے سے سلطان قانسوہ کی قید میں تھے۔ کیا حضور بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں؟ سلطان بہت جھنجھلایا ہوا تھا، بولا، سلطان قانسوہ کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ یقیناً وہ 75 سالہ مقبوط الحواس حکمران اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ اگر اس نے میرے سفراء کو آزادی ہی کرنا تھا تو اسی وقت پر کیوں اٹھا رکھا تھا؟ جب یہ سفراء ان کے قریب پہنچے تو سلطان سنان پاشا کو مؤدبانہ سلام کیا اور سلطان قانسوہ کا ایک خط سلطان کے حوالے کر دیا۔ اس میں مصر کے مملوک فرمانروا نے ترک فرمانروا کو لکھا تھا، ترک فرمانروا کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ میں جنگ نہیں چاہتا۔ میں حلب میں اس لیے مقیم ہوں کہ یہاں سے ترک سلطان اور شاہ ایران میں مصالحت کرانے کی کوشش کروں۔ میں سلطان کے اسیر سفراء کو اس امید پر چھوڑ رہا ہوں کہ سلطان کو بات معلوم ہو جائے کہ میں جنگ نہیں چاہتا۔ میں حتی الامکان جنگ سے بچنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر یہ ہم پر مسلط ہی کر دی گئی تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے منگولوں کے نامور سردار قطبوغا کو شکست دی تھی، وہ قطبوغا جس نے 37 جگہوں میں مسلسل فتوحات حاصل کی تھی۔ مصر کے مملوک سلطان بیبرس نے اس کو شکست سے فاش دی تھی۔ سلطان کے پاس جو کچھ ہے اس پر قانی رہنا چاہیے، ورنہ زیادہ کی ہوس میں جو کچھ ہے اس سے بھی محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ بس باقی ہوس۔ سلطان سلیم خط پڑھ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ سنان پاشا کو شبہ گزرا کہ شاید سلطان متذبذب ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، سلطان معظم، اس خط کا کیا جواب دیں گے؟ سلطان نے جواب دیا، کوئی جواب نہیں۔ مصری فرمانروا یہ بار بار شاہ ایران کا ذکر کیوں کرتا ہے جبکہ اس کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں؟ کیسی مصالحت؟ کس بات کی مصالحت؟ اس نے میرے سفراء کو بلا وجہ قید کیا تھا، اب اس نے خوفزدہ ہو کر انہیں چھوڑ دیا تو اس سے قانسوہ کے جرم میں کمی تو نہیں ہوگی؟ پھر کچھ سوچ کر طیش میں کہا، وہ قطبوغا کا ذکر کر رہا ہے جس کو مرے ہوئے بھی صدیاں گزر گئیں۔ کہتا زیادہ کی ہوس میں اس سے بھی محروم ہو جاؤں گا جو کچھ میرے پاس ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ مجھ سے خام خواہ الجھ کر وہ اس سے بھی محروم ہو جائے گا جو اس کے پاس ہے؟ سنان پاشا،
मैं जंग करूँगा। मैं जंग करने आया हूँ। मैं कतबोगा नहीं, सलीम हूँ। कतबोगा से बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल अलग। शाम से ज़रा पहले जब तुर्कों ने मैदान में खाना पकाने के लिए चूल्हे जलाए तो इसके धुएं से पूरी फिजा शाम से पहले धुंधला गई। हर तरफ कोहर सा छा गया। सुल्तान कानसूआ दूर से तुर्कों की नकलो हरकत देखता रहा। वो अपने खत के जवाब का इंतजार करता रहा जो इसे कभी नहीं मिला। कानसूआ भी कोई मामूली शख्स नहीं था। तुर्क सुल्तान की खामोशी ने इसको बावर कराया कि जंग नागुज़ीर हो चुकी है। इसने ऐलान जंग करने में ज़रा सी भी ताख़ीर नहीं की। 75 साल बूढ़े ने एक अरसे बाद अपने जिस्म को ज़रा बख्तर में और सर को खोद में छुपा लिया जिसकी कड़ियाँ दांतों तक की हिफाजत करती थी। मैदान जंग में उतरने से पहले इसने अरसलान और ज़िक्रिया को एक बार फिर इसी जगह पहुंचा दिया जहां वो दोनों रुबाबा के साथ रह रहे थे और जिस जगह एक औरत का इजाफा हो गया। सुल्तान कानसूआ ने अरसलान से कहा, मुझे नहीं मालूम कि तू और तेरा साथी ज़िक्रिया दोनों तुर्क फरमारवा के लिए जासूसी कर रहे हैं या नहीं। मैं सुल्तान सलीम से दोस्ती का ख्वाह हूँ, इसलिए अगर तुम दोनों वाकई सुल्तान के आदमी हो तो इसके पास जा सकते हो, मगर शर्त यह कि तुम सुल्तान को मुफाहमत और सुलह पर आमादा करोगे। अरसलान ने जवाब दिया, हम सुल्तान के आदमी नहीं हैं, इसलिए आप चाहे कैद में रखें या आज़ाद छोड़ दें, हम यहीं रहेंगे और जब जंग के बादल छट जाएंगे तो हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। शायद सुल्तान कानसूआ को अरसलान की बातों पर यकीन नहीं आया। वो कुछ देर टिकटिकी बांधे दोनों को देखता रहा। इसके बाद मैदान जंग की तरफ निकल गया। मरीज दाबिक की रज़मगाह हलब से ज्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ 12 मील के फासले पर। सुल्तान सलीम और सुल्तान कानसूआ अपने अपनी फौजों के साथ आमने सामने तनकर खड़े हो गए। सुल्तान सलीम का तोपखाना और बंदूक बरदार फौज जवां हिम्मत थी और इसको अपनी कामयाबी का पूरा यकीन था। दूसरी तरफ सुल्तान कानसूआ था जो अपने साथियों की हिम्मत ये कहकर बढ़ा रहा था कि अगर इसकी फौज ने हिम्मत और जवांमर्दी दिखाई तो तोपखाने पर कब्जा करके तुर्क फरमारवा को बड़ी शर्मनाक शिकस्त दी जा सकती है। तुलुए आफ्ताब के बाद दोनों सुल्तानों ने अपनी अपनी फौज के सामने गुजर कर इनकी हिम्मत अफजाई की और इन्हें बताया कि दुश्मन को ज्यादा ताकतवर नहीं, बस पामर्दी इस्तकलाल से इसका पीछा करने की जरूरत है। इन्हें बड़ी आसानी से मगलूब किया जा सकता है। तबले जंग बजा और नकारों पर चोट पड़ी। दोनों फौजें बड़ी सूरत से एक दूसरे पर झपटी और काट छांट शुरू कर दी। सुल्तान सलीम ने तो कुछ देर बाद ही तोप खाने का मुंह खोल दिया और बंदूकों की बाढ़ पर सुल्तान कानसूआ की फौज को रख लिया। सनान पाशा तोप खाने को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा था। इसने कोशिश की कि सुल्तान को इसकी जद में लिया जाए। काफी देर बाद मिस्री फरमारवा तोप खाने की जद में आ गया। सनान पाशा ने हुक्म दिया, बजन, और तोप खाना भयानक आवाज के साथ चल गया। सुल्तान का घोड़ा बीत कर उसको लेकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। किसी फौजी की बंदूक ने इस पर गोली चला दी। निशाना खता हो गया, मगर खुद सुल्तान कानसूआ अपने घोड़े से गिर गया। इसके पीछे से आने वाले घोड़ों ने सुल्तान को कुचलकर खाक में मिला दिया। जिन लोगों ने दिलदोज मंजर देखा था वो चीख चीख कर ऐलान करने लगे, सुल्तान हलाक हो गए। इसलिए जो लड़ना मरना जानते हैं वो मैदान जंग में डटे रहे और जिन्हें सुल्तान कानसूआ के बाद किसी दूसरे सुल्तान के दरबार का रुख करना चाहिए वो जंग से बचे और मुस्तकबिल की फिक्र करें। सुल्तान कानसूआ की फौज के पांव उखड़ गए और वो भाग खड़ी हुई। सुल्तान सलीम ने मिस्री फरमारवा की लाश पर कब्जा कर लिया और हलब में दीवानावार घुसता चला गया। मरीज जाबिक की जंग के बाद कोई मुजाहमत नहीं हुई। सुल्तान सलीम अपनी फौज के मुंतखब दस्ते के साथ किले का रुख किया। सनान पाशा इसके साथ था। इसको सनान पाशा से बात मालूम हो चुकी थी कि अरसलान और ज़िक्रिया हलब के किले में मौजूद हैं। इसने अपने आदमियों को इनकी तलाश में छोड़ दिया। उस्ताद अरसलान को जब यह मालूम हुआ कि सुल्तान कानसूआ मारा गया और सुल्तान सलीम हलब में दाखिल हो चुका है तो बहुत परेशान हो गया। ज़िक्रिया के चेहरे की रंगत भी ज़र्द बढ़ गई। वो सुल्तान के तसव्वुर से कांप रहा था। अरसलान ने इसको छेड़ने के लिए कहा, ज़िक्रिया अब क्या होगा, क्या हम दोनों मिस्र भाग चलें? ज़िक्रिया ने जवाब दिया, अब मेरा मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन मेरी राय नहीं बदल सकते। मैं अब भी सुल्तान की कुर्बत से लर्जा तरसा हूँ और अगर इस वक्त मुझको फरार का मौका मिल गया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। उस्ताद अरसलान ने कहा, मैं एक बार भी तुझको यही मशवरा दूंगा कि ये फजूल बातें हैं और तू कहीं भी रह और कहीं भी चला जा। सुल्तान तेरी बू सूंघता फिर रहा है। खौफ और दहशत की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। वो मंसूबे बना रहा था जो अरसलान को भी नहीं बताना चाहता था। आखिरकार रुबाबों को लेकर चले जाने का एक मंसूबा तैयार किया। वो अभी मिस्र जाने का मंसूबा बनाए हुए था। सुल्तान के आदमियों ने इन दोनों को पा लिया और इन्हें सुल्तान की खिदमत में पहुंचा दिया। दोनों का मारे डर के बुरा हाल था। इस वक्त सुल्तान के पास सनान पाशा भी मौजूद था। सुल्तान ने दोनों को बड़ी तवज्जो से देखा, फिर ज़िक्रिया से कहा, तू मिस्र कब तक जा रहा है? गालिबन तेरे साथ वो लड़की भी जाएगी। क्या नाम है इसका? वाह वाह। उस्ताद अरसलान ने अपने तौर पर जवाब दिया, जी बंदा परवर, उसका नाम रुबाबा है। सुल्तान ने अरसलान से कहा, तेरी भेजी मालूमात ने मेरा बड़ा साथ दिया लेकिन ये ज़िक्रिया इससे कुछ भी नहीं किया। फिर सनान पाशा से कहा, सनान पाशा, हम मिस्र जाएंगे, उसको फतह करेंगे। उस्ताद अरसलान के मिजाज में नरमी है, तुम सख्त हो। अब मैं ज़िक्रिया को तेरे हवाले करता हूँ।
تو इसके दिल से औरत को निकाल दे, ये काम का आदमी खुद ब खुद बन जाएगा। सनान पाशा ने जवाब दिया, सुल्तान मोहतरम, इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगा और ज़िक्रिया को अलिफ की तरह सीधा कर दूंगा। सुल्तान ने कुछ अरसा हलब में क़याम किया। इसने अरसलान और ज़िक्रिया से रुबाबा और सुल्तान कानसुआ की अता करदा औरत को अपनी तहवील में ले लिया और दोनों को कुछ ना पता चला कि इन्हें किसके हवाले कर दिया गया। ज़िक्रिया को ये बात ग्रां तो बहुत गुजरी, मगर वो सुल्तान के गुस्से और अताब से खौफजदा भी रहता था। वो एक बार फिर जख्म खूरदा सांप की तरह तिल मिलाकर रह गया। इसका दिल उकता चुका था, किसी बात में दिल नहीं लगता था और इस पर सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि वो सनान पाशा के हवाले किया जा चुका था और सनान पाशा निस्बतन सुल्तान से बहुत कुछ कम मगर सख्त आदमी था। ज़िक्रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी मौजू पर बेतकल्फी से सनान पाशा से बात कर सकता। उधर सुल्तान सलीम मिस्र पर चढ़ाई की तैयारियां कर रहा था और दूसरी तरफ मिस्र में 24 सरदार सर जोड़कर बैठ गए थे और इन्हें अपने ही में से किसी को सुल्तान कानसुआ का जानशीन चुन लेना था। 24 सरदारों को इस इंतखाब में दुश्वारी नहीं पेश आई। उन्होंने अपने एक सरदार तुमान बे को मिस्र का सुल्तान बना दिया। इस सुल्तान की पुश्त पर नाम निहाद अब्बासी खलीफा मुस्तमसिक बिल्ला का हाथ था और इसने तुमान बे को आलम इस्लाम का सुल्तान तस्लीम कर लिया था और इसके लिए सनद हुकूमत जारी कर दी थी। सुल्तान ने सनान पाशा को तोप खाना देकर मिस्र की तरफ रवाना कर दिया और खुद इसके पीछे चला। ज़िक्रिया सनान पाशा की तरह साई के साथ साथ था, खामोश चुपचाप, अपनी ख्वाहिश और मर्जी से ला ताल्लुक बल्कि बेगाना इन कामों में मशगूल रहा था जिन पर सनान पाशा ने लगा दिया था। मिस्र के करीब तकरीबन साहिल मगर रेगिस्तानी मुकाम गजा में सनान पाशा ने पड़ाव डाला और ज़िक्रिया को हरावल दस्ते के साथ मिस्र की तरफ रवाना कर दिया। ज़िक्रिया ने महसूस किया कि सनान पाशा खुद को बचा रहा है और ज़िक्रिया को हलाकत में धकेलने की फिक्र में है। ज़िक्रिया बोला, तो कुछ भी नहीं, मगर दिल में फैसला कर लिया कि वो हरावल दस्ते के साथ काहिरा चला जाएगा और तुर्कों से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेगा। अभी वो सहराए सीना के मगरबी किनारों तक पहुंचा ही था कि सनान पाशा के भेजे एक दस्ते ने रोक लिया और हिरासत में लिए हुए गजा में वापस ले गया। इस वक्त गजा में सनान पाशा उनसी फौज के दरमियान जबरदस्त मारका जदालो कताल बरपा था। आखिर तोपखाने और बंदूकों की बर्तरी ने मिस्रियों को मगलूब कर दिया और सनान पाशा गालिब आया। कुछ देर बाद सुल्तान सलीम भी वहाँ पहुंच गया। इसने सनान पाशा को फतह की मुबारकबाद नहीं दी क्योंकि सुल्तान की नज़रों में ये कोई कारनामा नहीं था। सनान पाशा ज़िक्रिया को एक अलग गोशे में ले गया और उसको सरजनिश करने लगा। बोला, ज़िक्रिया सच सच बता, तेरे इरादे क्या थे? क्या तू फरार नहीं हो रहा था? ज़िक्रिया ने जवाब दिया, जनाबे वाला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग चाहते क्या हैं। सनान पाशा ने सख्ती से कहा, मैं खुद तुझसे सवाल कर रहा हूँ। मैं तुझको बस इतना इख्तियार दिया कि मैं तुझसे सवाल करूँ और तू इनके जवाब देता रहे। मैंने सवाल करने का कोई इख्तियार तुझे नहीं दिया। ज़िक्रिया ने भी तुंदो तेज लहजे में कहा, जनाबे वाला, मैं भी आप ही की तरह का एक इंसान हूँ, एक ऐसा इंसान जिसमें गैरत भी होती है, अना भी, और मैं इन चीज़ों को कुचल कर बेहिस, बेगैरत और बेज़मीर इंसान नहीं हो सकता। सनान पाशा तड़प कर खड़ा हो गया। इसने पास ही रखे हुए कोड़े को उठाया और फिर ज़िक्रिया पर बरसाने लगा। वो हर ज़र पर पहलू बदल कर रह जाता। सनान पाशा आलम ग़ैज़ व ग़ज़ब में कह रहा था, मैं अरसलान नहीं हूँ, वो खुश नसीब शख्स जिसको मैं शर्फ हम कलामी बख्श दूँ, लेकिन वो शख्स बदनसीब है जो मुझसे तल्ख़ कलामी करे। ज़िक्रिया और ज़्यादा तड़प कर बोला, सुल्तान के दस्ते राज सनान पाशा, तुम मेरे जिस्म को ज़ख्मी करके इस पर हुकूमत कर सकते हो, लेकिन तुम अगर चाहो कि मेरे दिल और दिमाग पर हुकूमत कर लो तो ये नामुमकिन है। सनान पाशा ने कहा, पहले मेरी बात का जवाब दे, क्या तू फरार हो रहा था? ज़िक्रिया ने बेजारी से कहा, मेरे पास तुम्हारे इस फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं। सनान पाशा ने कहा, ज़िक्रिया, मैं तुझको कैद में डाल सकता हूँ। मैंने सुना है तू बलाकर ज़हीन और ज़ीरक नौजवान है, लेकिन यह बातें कुछ और साबित कर रही हैं। तू जब तक मेरी निगरानी में रहेगा, मेरी मर्जी का ताबे रहेगा, मैं तुझको सीधा कर दूंगा। ज़िक्रिया के मजरूब हिस्से से टीसे उठ रही थी। इसने कम अज कम एक बार ज़हन नशीन कर ली थी। सनान पाशा से रहम और मुरब्बत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।